হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন আপনারা? আজকে একটা নতুন মাস্টারপিস একটা মুভি নিয়ে চলে আসলাম। মুভিটার নাম হলো তুম বাদ, মানে উচ্চারণও প্রবলেম হয়, তুম বাদ মনে হয়, যত সম্ভব তুম বাদ। মুভিটা খুব সুন্দর, অসাধারণ একটা মুভি। চলেন যে দেখি। মুভি দেখার পর আমরা আবার কথা বলবো। চলেন মুভিতে যাই। पृथ्वी उनकी कोख है। इस मूवी में यह माना जाता है कि जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से बहुत सारे देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन देवी को अपने सबसे पहले बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार था, जिसका नाम था हस्तर। इस मूवी के अकॉर्डिंग किसी भी वेद पुराण में হাস্তার। हस्तर का नाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि হুম, उसे देवी का सारा सोना और अनाज না चाहिए হাস্তা था। না যায়। सोना तो उसने जैसे तैसे पा लिया, लेकिन जैसे ही उसने अनाज की तरफ हाथ बढ़ाए, उसके बाकी के भाई बहनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अनाज को बचा लिया। लेकिन जैसे ही हस्तर के भाई बहन उसको मारने वाले होते हैं, देवी हस्तर को बचा लेती है। हस्तर के लालच की उसे ये सजा दी जाती है कि कोई भी उसे नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। पूर्ति की देवी काफी सालों तक हस्तर को अपनी कोख में छुपा कर रखती हैं। अब वो जगह तुम्बाड़, जहां पर पूर्ति की देवी ने अपने बेटे हस्तर को छुपा कर रखा था, वहां के लोग हस्तर की पूजा करने लगते हैं और उसी जगह पर हस्तर का एक मंदिर बना देते हैं। और इस सब की वजह से बाकी के देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उस गांव को श्रापित कर देते हैं, जिससे कि उस गांव में लगातार बारिश होने लगती है, जो कि कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब काफी साल गुजर जाने के बाद हमें इस गांव तुम्बाड़ में एक औरत को दिखाया जाता है, जो कि एक सरकार के बाड़े में आई हुई थी। और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा था, जिसका नाम था सरकार। इसी वजह से इस जगह को सरकार का बाड़ा कहा जाता था। यहाँ पर वो औरत उस सरकार से गोल्ड कॉइन मांगती है, लेकिन सरकार इसके जवाब में ये कहता है कि ये गोल्ड कॉइन ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इस औरत के दोनों बेटों को दिखाया जाता है, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था विनायक राव और छोटे बेटे का नाम था सदाशिव राव। और ये दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनकी माँ हमेशा ही सरकार के पास जाया करती थी, लेकिन आज उन्हें घर वापस आने में काफी देर हो गई थी। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि आज दादी को खाना कौन खिलाएगा। एक्चुअली इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसको ये सब दादी कहते थे। খুব ভয়ঙ্কর लेकिन ये দাদি। दादी देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लगती थी। इनकी एज काफी ज्यादा थी और इनकी ভূত তো पूरी মনে बॉडी खराब हो चुकी थी। अब इनके साथ ऐसा कैसे हुआ, ये हमें मूवी में आगे पता लगेगा। अब ये दोनों दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में इनकी माँ भी घर पर आ जाती है। अब यहाँ पर उसका एक बेटा उससे पूछता है कि क्या आपको सोने का सिक्का मिला। इस पर वो उसे मना कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सरकार की मौत हो गई है और ये लोग सरकार का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद ये औरत अपने बेटों को कहती है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे और इस गांव को छोड़कर शहर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कहानी बहुत ही पुरानी दिखाई गई है। उस समय पर गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस औरत का छोटा बेटा सदाशिव राव एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है, लेकिन अचानक ही वो उस पेड़ से गिर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। उसे इस तरह से पेड़ से गिरा हुआ देखकर उसका बड़ा बेटा विनायक राव जल्दी से अपनी माँ को बताता है। उसके बाद उसकी माँ सदाशिव राव को वैद्य के पास ले जाती है। इसके बाद विनायक राव अपनी माँ से पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं क्या करूं। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि उसे खाना दे देना और अगर वो इससे ज्यादा परेशान करे तो उससे कहना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और फिर इसके बाद सेम ऐसा ही होता है। दादी यहाँ सोजा पर उसकी वरना दादी उससे हस्तर आ कहती है कि जाएगा। क्या तुम्हें खजाना चाहिए। बुद्धिमान ये একটা बात ডায়লগ। सुनते ही विनायक लालच में आ जाता है और दादी के दरवाजे के पास आ जाता है कि शायद दादी इस बार खजाने का राज बता दे। जब विनायक अंदर आता है तो दादी उसे कहती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। अब इसके बाद विनायक इससे ज्यादा और कुछ पूछता, इतने में ही दादी उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब दादी उसे पकड़कर मारने लगती है और दादी कहती है भूत कि नाকি? आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अपने आप को बचाने के लिए विनायक बार बार वो नाम याद करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन वो उस नाम को याद नहीं कर पाता और दादी उसे मारने के लिए घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है। अब जैसे ही दादी उसे मारने वाली होती है, विनायक को अचानक से वो नाम याद आ जाता है। वो जोर से कहता है दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और ये वरना सुनते ही हस्तर आ दादी जाएगा। तभी वहां पर गहरी नींद में सो जाती है। तभी वहां पर विनायक की माँ आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ रोते हुए कुछ भी नहीं कहती। इसका मतलब ये था कि अब उसका भाई मर चुका है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे सुबह होते ही नाव से शहर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर बोट में विनायक अपनी माँ से गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता है। इस पर उसकी माँ उसे एक गोल्ड कॉइन दे देती है, लेकिन विनायक को तो खजाना ही चाहिए था। वो अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को বাচ্চা कुछ दिनों ছিল। तक खाना नहीं देंगे तो एक
एक दिन वो भूख की वजह से खजाने के बारे में जरूर बता देंगी। इस पर उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है और उसे कसम दे देती है कि आज के बाद तुम इस तुम्बाड़ गांव में कभी नहीं आओगे। शायद उसकी माँ ने अपने एक बेटे को खोकर अपने लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि विनायक अब बड़ा हो गया है और वो इस तुम्बाड़ गांव में फिर से आया है, क्योंकि शायद उसे आज भी उस खजाने का लालच है जिसके बारे में उसकी दादी ने उसे बताया था। इसके बाद वो सीधे अपने तुम्बाड़ वाले पुराने घर में जाता है। अब वो यहाँ पर अपनी दादी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब उसकी दादी एक पेड़ में बदल गई थी और उस पेड़ की शाखाएं इस पूरे घर में फैली हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी दादी का सिर्फ सर और दिल ही बचा था जो अभी भी धड़क रहा था। इसका मतलब उसकी दादी अभी भी जिंदा थी। अब यहाँ पर विनायक अपनी दादी से फिर से उस खजाने के बारे में पूछता है और उनसे कहता है कि अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दोगे तो हम उस खजाने को आपस में बांट लेंगे। इस पर उसकी दादी उससे कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। इस पर विनायक उनसे डील करता है कि अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दो तो मैं आपको आपकी जान से आजाद कर दूंगा, यानी कि आपको मुक्ति दिला दूंगा। इस पर दादी उसे बताती है कि कई साल पहले की बात है जब मैं कुएं में उतरने में माहिर थी। ये सुनकर विनायक को पता लग जाता है कि खजाना कुएं में है। अब विनायक जैसे तैसे उस कुएं का पता लगा लेता है और उस कुएं में उतरने की भी प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे ये पता नहीं होता कि इस कुएं से खजाना कैसे लाना है। इस पर वो फिर से अपनी दादी के पास जाता है और उसकी दादी उसे सारा राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी के साथ उस पूरे घर में आग लगा देता है, क्योंकि उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वो उसे मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद विनायक एक सोने का सिक्का लेकर अपने शहर वाले घर जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि उसकी वाइफ ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। वो पिसा हुआ आटा बेचकर पैसे कमाती थी। विनायक उसे कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। इसके बाद विनायक उस पंडित के पास जाता है जिससे उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और वो उस पंडित को वो सोने का सिक्का दिखाकर उसकी कीमत पूछता है। इस तरह से वो अपना सारा कर्जा उतार देता है। कुछ दिनों बाद वो फिर से तुम्बाड़ गांव जाता है और वहां से कुछ सोने के सिक्के ले आता है और उनको शहर में लाकर बेच देता है और ऐसा करते करते वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और उसके घर की कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई थी और उसका घर भी बदल गया था। और अब उस पंडित के मन में भी लालच था जिससे विनायक ने पैसे लिए थे। और इसके बाद वो पंडित विनायक के पास जाता है और उससे कहता है कि विनायक उसे अपने काम में हिस्सेदार बना ले, लेकिन विनायक उसे मना कर देता है। लेकिन अभी उस पंडित के मन में लालच था और वो सोचता है कि वो भी तुम्बाड़ जाकर सोने के सिक्के लाएगा। अब वो पंडित एक औरत को पैसे देता है और उससे कहता है कि वो 2 दिन तक विनायक के साथ रहे, तभी वो तुम्बाड़ जाकर उस खजाने के बारे में पता करेगा। लेकिन वो लड़की और ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है और उस पंडित को फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गांव की तरफ। यहाँ पर हम इस पंडित को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच गया था। इसके पीछे ही विनायक भी आ जाता है जिसकी नजर सिर्फ पंडित पर थी, लेकिन विनायक उस पंडित को जानबूझकर सब कुछ दिखाता है कि वो किस समय पर क्या करता है। इसके बाद वो पंडित देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और उसके कुछ ही देर बाद वो वहां से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है। अब वो पंडित भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो पंडित इस कुएं में उतरकर काफी आगे जाता है। इसका रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग था और इस कुएं की दीवारें रेड कलर की थी और यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। यहाँ पर पंडित एक छोटा सा ट्रंक देखता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक आटे की गुड़िया निकलती है। अब जैसे ही वो पंडित अपने हाथ में उस आटे की गुड़िया को लेता है तो तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। अब वो हस्तर उस आटे की गुड़िया के साथ ही उस पंडित को भी खा जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद विनायक फिर से यहाँ पर अंदर आता है और वो देखता है कि इस पंडित की भी वही हालत है जो उसकी दादी की थी, लेकिन पंडित ने शायद विनायक की कभी मदद की थी, इसलिए वो भी उसकी मदद करता है और उसको उसकी जान से आजाद कर देता है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पंडित शायद बहुत ही ज्यादा दुख में था। बेसिकली यहाँ पर एक वरदान था, क्योंकि इंसान कभी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हस्तर का ये कर्ज था कि अगर वो किसी भी इंसान को काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा, लेकिन हमेशा जिंदा होने के साथ ही उस इंसान की बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जैसे हमें स्टार्टिंग में विनायक की दादी को दिखाया गया था और अब हमें यहाँ पर इस पंडित को दिखाया गया है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद और हमें यहाँ पर विनायक का बेटा दिखाया जाता है जिसका एक पैर खराब था। यहाँ पर विनायक ने अपने ही घर में बिल्कुल वैसा ही सेटअप बना रखा है जैसा उस कुएं में था और उसका बेटा यहाँ पर रोज कुएं में उतरने और वहां से वापस निकलने की प्रैक्टिस करता है और इस सब को करने में उसे कितना टाइम लगता है उसे ये एक जगह पर नोट करता है। अब क्योंकि विनायक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा था तो उसे ये बात परेशान कर रही थी कि अब कौन कुएं में जाकर वो सोने के सिक्के लेकर आएगा।
इसीलिए वो अपने बेटे को इस चीज की ट्रेनिंग दे रहा था। अब कुछ दिनों बाद विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव आ जाता है और उसको यहाँ पर लाकर आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है। लेकिन आज वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए थे, इसलिए विनायक उस आटे की गुड़िया को दूर फेंक देता है और उसको कुएं के अंदर नहीं ले जाता, जिससे कि हस्तर उनके सामने ना आ सके। और जब ये दोनों कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा गलती से अपने साथ वो आटे की गुड़िया ले आता है, क्योंकि अभी उसे हस्तर की पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वो तो बस ये चाहता था कि वो आज ही सारा काम सीख जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि इस काम में इतना बड़ा जोखिम है। अब उस आटे की गुड़िया को देखकर हस्तर वहां पर फौरन आ जाता है। इसके बाद विनायक और उसका बेटा बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और विनायक अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा डांटता है और उसे मारता है, लेकिन विनायक के बेटे ने वहां से कुछ गोल्ड कॉइन्स को उठा लिया था। इसके बाद विनायक का बेटा विनायक से कहता है कि हम हस्तर को सिर्फ एक ही गुड़िया देते हैं, अगर हम उसे ढेर सारी आटे की गुड़िया दे तो वो उनको खाने में बिजी हो जाएगा और इससे हमें इतना समय मिल जाएगा जिससे कि हम हस्तर का वो बैग ही चुरा सके जिसमें से अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। और फिर अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर वो दोनों बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा आटे की गुड़िया बनाते हैं। और अब वो जैसे ही कुएं में उतरते हैं वो ट्रंक के चारों तरफ आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ सकेगा। अब ये जैसे ही अपने बैग में से आटे की गुड़िया को बाहर निकालते हैं, ये देखते हैं कि जितनी ज्यादा आटे की गुड़िया थी उतने ही ज्यादा हस्तर यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन जो इन दोनों ने एक आटे का सर्कल बनाया था, हस्तर उसको पार नहीं कर सकता था, क्योंकि हस्तर के ऊपर इस बात का कर्ज था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर तो इंसान खुद ही उसे आटे की गुड़िया दे रहे हैं, तो वो उसे क्यों ना खाए। बेसिकली वो सूखे आटे को नहीं छू सकता था और उसे गीले आटे की भूख थी। अब यहाँ पर विनायक को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और बहुत सारी आटे की गुड़िया को अपने शरीर से बांध लेता है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो रस्सी से चढ़कर उस कुएं से बाहर आने लगता है, जिससे सारे के सारे हस्तर विनायक का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो सारे के सारे हस्तर उस घेरे से टच होकर खत्म हो जाते हैं और अब विनायक का बेटा भी उस कुएं से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि विनायक की भी वही हालत हो चुकी थी जो उसकी दादी और उस पंडित की हो गई थी। और यहाँ पर वो अपने बेटे को सोने के सिक्कों की एक थैली देता है, लेकिन उसका बेटा उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके बाद वो विनायक की बॉडी को जलाकर उसको मुक्ति दे देता है और इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि ग्रीड इज ए कर्स, लालच बुरी बला है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। মুভির মধ্যে একটা জিনিস শিক্ষা নেওয়ার আছে, এটা হলো লোভ। লোভের পাপ, পাপের মৃত্যু। যত লোভ করবেন তত মারা যাবেন। একটা একটা করে কয়েন পাচ্ছিল, কোনো প্রবলেম ছিল না। যখন লোভ বেশি করলো তখনই কিন্তু অনেকজনই মারা গেল। আর মুভিটা অবশ্যই দেখবেন, মুভিটা ইউটিউবে আছে, মুভিটা খুব ভালো লাগবে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো অবশ্যই। আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।